बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ ग्रुप 16 which is known as the oxygen family. अब टिप्स इसके साथ में करते चलेंगे. दिस ग्रुप इज नोन एज चाल्कोजेंस ग्रुप. चाल्कोजेंस कहते हैं या इनका दूसरा नाम है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इनसे ओर्स बनती हैं. जैसे हम कहते हैं किसी मेटल की एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में, तो ओर्स की फॉर्म के लिए उनकी नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात होती है. अधिकतर मेटल की जो ओर्स होती हैं दैट आर पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड. और ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्सीजन और सल्फर आपके दोनों ही ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं. तो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. और जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है जो हम न्यूली डिस्कवर्ड वालों में लेते हैं वो होता है लिवरमोरियम. ठीक है, जिसका सिंबल है Lv. अब ये कैसे कैसे हम रखेंगे इन्हें? ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, सिलीनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटेलॉइड. एंड व्हाट अबाउट पोलोनियम एंड लिवरमियम? इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेडियो एक्टिव मेटल्स. याद रखिएगा बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर मेटल का करेक्टर बढ़ रहा है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस. यहीं पे शॉर्ट में इनकी सबके हम साथ में अकरेंस लिखते चलेंगे. अकरेंस ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा अकरेंस है, 46.6% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट. कुछ चीजों को परसेंटेज में भी अगर ध्यान रख लें तो अच्छा है. कई फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है. कौन कौन सी फॉर्म में? जैसे ऑक्सीजन इन एयर या ड्राई एयर में भी 20.9% हमारे ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है. तो ऑक्सीजन इन एयर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2. सल्फर के लिए बात करें तो सल्फर इस 0.03 से लेके 0.1% के करीब हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है. किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है ये? सल्फाइड, सल्फेट, अधिकतर इनके ये फॉर्म्स हैं जो ओर में आपको मिलेंगे. ट्रेसेस ऑफ सल्फर, ये थोड़ा बहुत सल्फर आपको तब भी मिलता है जब वॉल्केनोज के इरप्शन की बात होती है. एग्स में प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स में प्रेजेंट हैं, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, इन सब में सल्फर प्रेजेंट होता है. फिर सिलीनियम और टेल्यूरियम. सिलीनियम मेटल सिलिनाइट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और टेल्यूरियम टेल्यूराइट की फॉर्म्स में होते हैं. इनकी बहुत कम ही एग्जिस्टेंस है. पोलोनियम की लिए बात करें, डिके प्रोडक्ट ऑफ पोलोनियम. इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. थोरियम और यूरेनियम के मिनरल्स के डिके प्रोडक्ट से पोलोनियम मिलता है. और लिवरमोनियम की बात है लास्ट, इट इज अ सिंथेटिक एलिमेंट और एक्सट्रीमली रेडियोएक्टिव. इट इज एक्सट्रीमली रेडियोएक्टिव इन नेचर. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग. सिर्फ एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करेंगे, सारी हेडिंग्स कवर हो जाएंगी, कोई भी आपका एमसीक्यू नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो. जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP4. अगर हम बॉक्सेस के डायग्राम से दिखाएं, NH2NP4. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा. हम ऊपर आपने जब परसेंटेज दिया मतलब सो द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP4. यहीं पे आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई. तो वो सभी में जनरल रहता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल. ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. ठीक है. आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एंथैल्पी या वो एनर्जी दैट इज अप्लाइड टू रिमूव द आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैस स्टेट. कई बच्चों को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहना तो याद रहता है मगर क्या है ये भूल जाते हैं जो 11th में पढ़ा है. तो किसी भी मेटल को पहले गैस में कन्वर्ट करना, फिर उसे मेटल आयन में बनाना, मेटल की बात बता रही हूँ पहले मैं, मेटल आयन गैसियस में बदलना और इलेक्ट्रॉन को निकालना. सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बात करें, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द IE डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज कर रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिव आसान हो जाता है. अब डेल्टा HI1 की बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाला, पहला निकाला अगर, तो इट इज लोअर
in group 16 then group 15. अब हमारी तो हमेशा सोच ये चलती थी बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीजेस और हम कहते थे IE इंक्रीजेस, हम ऐसा सोचते थे। मगर जब ग्रुप 16 और ग्रुप 15 की बात आती है तो ऐसा तो हुआ नहीं। ग्रुप 16 की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की वैल्यू कम क्यों हो गई? क्या रीजन है इसकी वजह? क्योंकि ग्रुप 15 बड़ा स्पेशल ग्रुप है और ये है हाफ फिल्ड इन नेचर, तो हाफ फिल्ड चीजों से निकालना तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल है। सो डेल्टा HI1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ग्रुप 16 का कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो सिर्फ पहले की बात कर रही हूं। अब इसी को हम अगले में कंपेयर करें। डेल्टा HI1 ऑफ ग्रुप 16 इज ऑल्सो लोअर देन, ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का क्वेश्चन है, इज ऑल्सो लोअर देन ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 से भी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 लेफ्ट टू राइट जाके साइज डिक्रीज हुआ और ग्रुप 16 का साइज तो कंपैरेटिवली बड़ा है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे? इसका रीजन आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, तो HI1 फॉर ग्रुप 16 इज लोअर देन ग्रुप 15 एज वेल एज लोअर देन ग्रुप 17, मगर दोनों जगह रीजन अलग अलग है। ग्रुप 15 में हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी, और जब हम ग्रुप 17 से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव ग्रुप 16 का लार्जर साइज हो जाएगा। ठीक है, लार्जर एटॉमिक साइज ड्यू टू देयर लार्जर एटॉमिक साइज एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन ये करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेस्ड ओनली फॉर द फैक्टर कि हम ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा इजी गेन की बात कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर को ही पहले अगर हम कंपेयर कराएं तो हमें लगता था ऊपर से नीचे जाके EgE का साइन लेस नेगेटिव होना चाहिए, मगर ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम कंपेयर कराते हैं तो इन दोनों में ऊपर से नीचे जाने पर EgE कैसी होती है? मोर नेगेटिव इज फॉर सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में मिलता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव EgE देन सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन के संग क्या जुड़ गया? स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम। सेम हमने पढ़ा था फ्लोरीन और क्लोरीन में भी। मगर सल्फर के बाद अगर आप और एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ तक की बात के बाद ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे तो मोर नेगेटिव हो गई, मोर नेगेटिव EgE। मगर सल्फर से अगर आप नीचे की तरफ और जाते हैं, यानी कि आप पोलोनियम तक जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी होती जाएगी? लेस नेगेटिव। तब तो आपका जनरल ट्रेंड है कि साइज बड़ा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। So it is only for oxygen and sulfur, the way you have to explain for more negative nature. Next is electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। दिस इज अ टर्म विच इज गिवन मेनली फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड टाइप एलिमेंट्स। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें कौन ज्यादा बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को ले रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनमें आपके फॉन आता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन इज ऑफ ग्रुप 16। तो फ्लोरीन ग्रुप 17, फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। सब में रीजन अगर ध्यान से सुन रहे हो, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही रहते हैं। तो अगर हम सेम पीरियड में हैं, इधर से इधर जा रहे हैं इन द सेम पीरियड, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसकी है? ग्रुप 17 की, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। आफ्टर दैट देयर इज अनदर टॉपिक विच इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने अभी पढ़ ही लिया कि मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ेगा। All these elements exhibit allotropy, और down the group सब में सेम ट्रेंड की अधिकतर बात है। When we move down the group, the boiling point, the melting point increases with increase in size. ठीक है, ऐसा क्यों? नीचे जाने पर क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए विद इंक्रीज इन साइज?
क्या चीज बढ़ी थी? वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर कराते हैं, कई बार ऐसा होता है सिर्फ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में ही आपको मेन कंपैरिजन पूछा जा रहा है। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर कराएं, सो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, जो इनकी एटॉमिसिटी से बताया गया है। In this case, there is a difference in atomicity. Oxygen itself exists in the diatomic form while the sulfur exists in octatomic. तो यहाँ पे melting point, boiling point कहने को तो ट्रेंड एक ही चल रहा है, but there is a large difference in the values of first 2 elements. इसके बाद के एलिमेंट तो 8 थे, मगर पहले और दूसरे में फर्स्ट इज हैविंग द पी पाई बॉन्डिंग, छोटा साइज है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि और एलिमेंट सल्फर की बात करें, क्राउन शेप, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो एटॉमिसिटी के फर्क की वजह से देयर इज आल्सो लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टर्म आता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का, और इस ग्रुप की मेनली आदत होती है -2, +2, +4 एंड +6। अब -2 की आदत क्या है? ये वाली आदत, इट डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। क्यों भाई? गेन करने की आदत तो नीचे जाके कम होगी ही होगी, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ +6, अब इसकी बात करें, +6 की आदत भी नीचे जाकर डिक्रीज हो रही है और +4 की टेंडेंसी फिर भी बढ़ी हुई देखी जाती है। सो देयर इज वन स्पेशल वर्ड दैट इज यूज्ड कि +6 की आदत नीचे जाके कम क्यों हो गई। द वर्ड इज, यस, नीचे जाके +6 की आदत क्यों कम हो जाती है? Inert pair effect. Inert pair effect. It is the inert pair effect due to which the +6 tendency decreases. यही सेम बिस्मत में हमने पढ़ा था कि +5 की टेंडेंसी नीचे जाके डिक्रीज होती है और +3 की टेंडेंसी वहां पे आप थोड़ा बढ़ते हुए देखते हो। अब +4 और +6 इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, दे आर मेनली द कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए प्राइमरली कोवेलेंट इन नेचर। पहला एलिमेंट हमेशा थोड़ा अजीब ही होता है, तो बात आ गई एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा औरों से अलग हटके क्यों है? क्या खास होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसकी कोवेलेंसी लिमिट हो जाती है, which limits its covalency, which limits its covalency। याद होगा आप लोगों को कि हमने सल्फर के केस में +6 तक की बात करी थी, SF6 होता है मगर OF6 नहीं होता। तो ऑक्सीजन के केस में मैक्सिमम जो कोवेलेंसी की लिमिट हो जाती है वो कम हो जाती है, वहां पे पहुंच ही नहीं पाती आगे तक, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, अब जो हमारे आते हैं ट्रेंड्स, पहला ट्रेंड हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संग जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या क्या हैं? H2O, H2S, H2SC, H2TE एंड H2PO। अब ऑक्सीजन का थोड़ा सा अलग केस क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह आप देखते हो। तो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज तो जनरल, इन सब में तो थोड़ा सा जनरल बिहेवियर है, एक जैसा सा है कि ये प्रॉपर्टी नीचे जाके इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, एक जनरल ट्रेंड चलता है। वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कभी वो बीच में भी आ जाता है करेक्टर, क्योंकि वाटर में एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हम अगर लेके चलते हैं, एसिडिक करेक्टर की हम बात करें, एसिडिक नेचर या एसिडिक करेक्टर, तो वाटर, H2S, H2SC, H2TE। थर्मल स्टेबिलिटी, जो मेन हमारे ट्रेंड है, जैसे अभी बात हो रही थी कि टेबल कैसे याद करें, तो इट्स बेटर यू रिमेंबर द ट्रेंड ऑल्सो। थर्मल स्टेबिलिटी तो H2O, H2S, H2SE, H2TE और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी H2PO की आ गई। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर में H2O लेस देन H2S,
H2SE, H2TE और H2PO ले सकते हो। और बॉन्ड एंगल भी बहुत प्यारा टॉपिक है। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जितना आपका सेंट्रल एलिमेंट छोटा होगा। H2O, H2S, H2SE, H2TE। हमें लगता है कि जब बीच का साइज बड़ा हो जाता है तो एंगल बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट सेंट्रल एटम की वजह से बॉन्ड एंगल इज लार्जर, तो H2O का बॉन्ड एंगल ग्रेटर होता है। अब नेक्स्ट है विद ऑक्सीजन प्लस O2 अगर हम करें तो कंपाउंड तो ऑक्साइड्स कहलाते हैं, मगर ऑक्सीजन के संग ऑक्साइड थोड़ी कहलाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं EO2, EO3, जैसे SO2, SO3, SeO2, SeO3। यहाँ E is a term which is used for element, जैसे सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। थोड़े से एग्जाम्पल इसको साथ में कर लेते हैं। SO2 हमारी गैस है, जबकि SeO2 सॉलिड है। अब ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि SeO2 का चेन है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जबकि SO2 कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। देन द अदर इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड, जैसे EO2 की हम बात करें, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मगर यहाँ पे ध्यान रखना था SO2 इज रिड्यूसिंग, डिक्रीज कर रहा है नीचे जाके, तो नीचे जाके TeO2 कैसा मिल गया? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग नीचे जाके कम हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नीचे जाके बढ़ रहा है। इन्हीं ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर, पानी में जाके एसिड बनाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। SO2 वाटर में जाके क्या करता है? H2SO3 नाम का एसिड बना देता है। अब नेक्स्ट आता है विद हेलोजेंस। अगर हम इन्हें किन्हीं हेलोजेंस के संग जोड़ दें तो हेलोजेंस में क्या बनेंगे? ये इनकी 2, 4, 6 ज्यादा टेंडेंसी है, तो EX2, EX4, EX6। और स्टेबिलिटी किन की सबसे ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड देन द आयोडाइड, इस फॉर्म में डिक्रीज होती है। ये सब कुछ जनरल पढ़ने के बाद हमारी बुक में कुछ कॉमन, यहाँ पे हेलोजेंस में आप SF4 का स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, सीसॉ शेप, SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग। तो कुछ चीजें जनरल जरूर पढ़ के रखें साथ में जब आप हेलोजेंस को रिवाइज करें ग्रुप में जनरल। अब इसके बाद आता है डाई ऑक्सीजन। हम जब कहते हैं डाई ऑक्सीजन, देन इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट O2। O2 की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कैसे बना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड में आपके आता है KClO3, थर्मल हीटिंग, MnO2, थर्मल डिकम्पोजिशन करा है, MnO2 एंड हीट। MnO2 is pyrolusite and you will get 2 KCl plus 3O2. But there are other methods also, जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करके PbO, NO2 और O2 बनाना, KMnO4 को गर्म करके K2MnO4, KMnO4 को भी अगर आप हीट करें, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, इस तरह का आपको डिकम्पोजिशन मिलता है। क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, कुछ चीजों के ऑक्साइड्स को भी अगर आप डिकम्पोज करें, जैसे सिल्वर का ले लें, इनको हीट करें, देन यू ऑल्सो गेट ऑक्सीजन। परऑक्साइड्स को हीट, परऑक्साइड से बना सकते हैं H2O2 which gives out H2O and O2. And this reaction of H2O2, you all of must be remembering that it is a disproportionation reaction. In class 11th in redox it was given. यहाँ पे it is -1, यहाँ it is -2, but on the pure form it is 0. So the number is increasing as well as decreasing. So this reaction is disproportionation in nature. फिर large scale अगर preparation थी ऑक्सीजन की, on large scale the oxygen is prepared by the electrolysis of water, or on the other hand you can prepare it by the fractional distillation of liquid air. So these are the various methods of preparation. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कलरलेस, ओडरलेस है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, थोड़ी कम है, बट स्टिल जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्हें सपोर्ट करने के लायक इसमें सॉल्युबिलिटी है, लिक्विफाई हो जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट द पैरामैग्नेटिक वर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज हो रहा है। मैं O216 जब लिखती हूँ तो क्या लिखते हैं?
sigma 1s2 anti-bonding 1s2, sigma 2s2 anti-bonding 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2. Then the anti-bonding part, pi anti-bonding 2px1, pi anti-bonding 2py1. So this part shows that oxygen is paramagnetic in nature. और ये मेटल नॉन मेटल के संग आसानी से रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन. Then simple oxides, the another term in NCERT is simple oxides. Simple oxides हमारे क्या हो गए, बाइनरी कंपाउंड्स हैं एलिमेंट के ऑक्सीजन के संग. सिंपल ऑक्साइड्स में आपके एग्जांपल आते हैं जैसे MgO, Al2O3. मगर मिक्स्ड ऑक्साइड्स में क्या आते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स में आपके जैसे आ गया Fe3O4. क्यों कहा इसे मिक्स्ड ऑक्साइड, FeO plus Fe2O3, so that forms the Fe3O4. मिक्स्ड ऑक्साइड में दो सिंपल ऑक्साइड्स के मिलने से नया बनता है बेटा, मगर सेम मेटल होना चाहिए इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे +2 फॉर्म में और यहाँ पे +3 फॉर्म में है. अब सिंपल ऑक्साइड्स को फर्दर क्लासिफाई भी करा गया, जैसे एसिडिक ऑक्साइड जो पानी में जाके एसिड बना दें, जैसे SO2 हो गया, बेस या Cl2O7 हो गया. ये सारे आपके सिंपल ऑक्साइड्स कहलाते हैं. इन वाटर दे फॉर्म द एसिड्स. बेसिक ऑक्साइड हो गए जो पानी में जाके बेस बनाते हैं, जैसे Na2 हो गया. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए जो एसिड और बेस दोनों के संग रिएक्शन देते हैं, जैसे Al2O3 है, ZNO है. न्यूट्रल हो गए जो ना एसिड से रिएक्शन देते हैं और ना ही बेस से देते हैं. देन आफ्टर दैट देयर इज अ टर्म इन बुक दैट इज ओजोन. Ozone is O3. It is allotropic form of oxygen. Allotropic form of oxygen and is mainly present in the ozone layer. Upper atmosphere में present है. इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. यहाँ का हमें प्रोटेक्शन देता है, इससे हमें प्रोटेक्ट कराता है. अब मगर कई जगहों पे ओजोन डिप्लीशन भी हो रहा है. प्रिपेयर करने का ओजोन का तरीका क्या है, you take 3 parts 3 moles O2 and convert it into O3. It is the reaction which occurs in the endothermic mode, that is plus 142 kilojoule per mole of energy. Endothermic part is there. और चाहिए कैसा, silent electric discharge. A dry stream of oxygen is passed और ऑक्सीजन गैस को ओजोन में कन्वर्ट कर दिया गया. एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इसके कलर से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था, कलर जरूर ध्यान रखिएगा ओजोन के, कि जब ये गैस स्टेट में है तब ये कैसा है, पेल ब्लू. जब ये लिक्विड स्टेट में है देन इट इज डार्क ब्लू, एंड व्हेन इट इज इन द सॉलिड स्टेट इट इज वॉयलेट ब्लैक. वॉयलेट ब्लैक. और थर्मल स्टेबिलिटी की हम ओजोन की बात करें तो थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल. O3 breaks up into O2 plus nascent oxygen. At that time, the delta S sign is positive and delta S is negative for it. Ozone क्योंकि O दे रहा है, nascent oxygen provide कर रहा है, so it is a very good oxidizing agent. And the other thing that happens is it convert lead sulfide into lead sulfate, lead sulfide into lead sulfate, and iodide into iodine. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड अगर हम एग्जांपल पूछते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, गिव टू एग्जांपल टू शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर. सो इट कन्वर्ट PbS into PbSO4 एंड आयोडाइड into आयोडीन. अब इससे रिलेटेड एक टाइप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Ki, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Ki यानी कि आयोडाइड, यही वाली रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं, and buffered with a borate buffer having the pH of 9.2. Ditto in NCERT it is given. Then the iodine is liberated and that is titrated against the standard solution. This iodine is titrated against the standard solution of sodium thiosulfate. And with the help of these type of titration method, this is used in the quantitative estimation of O3 gas. तो स्टार्च का ब्लू ब्लैक होना ये सब देखा जाता है. ऑल्दो दिस पार्ट इज नॉट इन वेरी डिटेल, मगर हम आपसे पूछे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ओजोन का कैसे करोगे, देन यू विल राइट O3 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Ki, liberate iodine. This iodine results in titration with a standard solution of sodium thiosulfate. The color in the change in starch color
is considered, and then the estimation of O3 is done in the lab. Last about ozone. Ozone react rapidly with NO. NO plus O3. Remember that it converts it into NO2 plus O2, and this is also one of the cause for depletion of ozone layer. From where this NO comes? This NO comes from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes. मैंने आपको बताया था कि जेट एरोप्लेन के एग्जॉस्ट में से NO गैस निकलती है जो O3 के संग रिएक्ट करती है, ओजोन को डिप्लीट करती है, NO2 और O2 बनाती है. So this is also one of the cause of depletion of ozone layer. So this is about ozone. ओजोन के पास जब स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, so it is having one side double bond and the other is coordinate. Resonance stabilized है. So none of the bond is a completely single or double, as both are having the same nature of the length. It is a resonance stabilized in nature. ये हमारा main part आ गया ozone. Then the allotropes of sulfur. The next heading is sulfur and its allotropes. So how many types of allotropes are there? 2. Which are the 2 allotropes of sulfur? Rhombic and monoclinic. बिल्कुल, rhombic और monoclinic होते हैं. और rhombic का दूसरा नाम क्या है? Rhombic is called the alpha sulfur and monoclinic is the beta sulfur. Rhombic sulfur, और यहाँ पे एक बहुत प्यारा टेम्परेचर का भी पॉइंट था. Rhombic sulfur is stable below 369 Kelvin temperature, and the monoclinic sulfur is stable and it get transformed at the above 369 Kelvin temperature. So what about the 369 Kelvin temperature? What we call it is, this temperature is known as the transition temperature. इस temperature को स्पेशल नाम दे दिया गया ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इससे नीचे सारे के सारे रोम्बिक है और अबव इट दिस इज द मोनोक्लिनिक फॉर्म. सल्फर एसिड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8, सो इट इज अ क्राउन शेप स्ट्रक्चर. पकड़ रिंग भी कहते हैं इसे. स्ट्रक्चर बना के देखें. दिस इज द मेन एंगल ऑफ 107 डिग्री. And the length is here, it is 204 picometer. अच्छा, जब एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं लगभग 1000 केल्विन के करीब ले जाते हैं, तो यहाँ पे S2 is the main character. S2 is the dominant species, just like O2. इसका बिहेवियर जस्ट लाइक O2 है. तो अगर O2 को मैं पैरामैग्नेटिक कहती हूँ, तो इट इज ऑब्वियस दैट द S2 वेपर्स आर आल्सो गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये भी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में दे रखा है वहां पे सॉल्व में कि S2 और O2 के बिहेवियर से. तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, सो एट द एलिवेटेड टेम्परेचर द एसिड गेट्स कन्वर्ट इन द डोमिनेंट स्पीशीज एज S2. तो S2 भी हमारा पैरामैग्नेटिक है. अब नेक्स्ट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड. ग्रुप 16 बहुत बड़ा है. सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ यू प्रिपेयर इट? पहला तो बर्निंग ऑफ सल्फर से. बर्निंग ऑफ सल्फर जिसमें हमारे क्या आता है, S plus O2 gives out SO2. देन द लैब मेथड. लैब मेथड में सल्फाइट के सॉल्ट से बनाते हैं. सल्फाइट इन द एसिडिक मीडियम गिव्स अस SO2 के वेपर्स, फ्यूम्स आ जाते हैं. एंड द थर्ड इज द इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड में हम ओर से लेते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं, जैसे FeS2 इसकी रोस्टिंग करा देते हैं, एंड दिस विल गिव आउट Fe2O3 और साथ में SO2. तो देयर आर द 3 मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2. लैब का भी ध्यान रखेंगे इन द लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो H पॉजिटिव दिखा दिया गया. प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी. कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है, पंजेंट स्मेल एंड इज कलरलेस इन नेचर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाती है, एसिड बनाती है. कौन सा एसिड बन रहा है इसकी हेल्प से? H2SO3. और इसके काम करने का तरीका, जब ये NaOH से हम पास करते हैं SO2 गैस को, इट फॉर्म सल्फाइड. सल्फाइड्स बनाते हैं, जैसे हम दिखाएं NaOH plus SO2. देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनेगा. और जब ये सोडियम सल्फाइड पानी और मोर SO2 से, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में पढ़ते हैं कि एक्सेस ऑफ पास कर दें, तो अगर मैं इसमें एक्सेस ऑफ SO2 पास कर दूं, सेम
पूरे के पूरे में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिमिलर बिहेवियर आता है जैसे CO2 में हमने पढ़ा था। क्लोरीन के संग अगर इसकी ट्रीटमेंट करा दें SO2 की, SO2 plus Cl2, then it form SO2Cl2, which is known as sulfuryl chloride. सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर इसको हम और ऑक्सीजन दे दें जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस में काम आएगा, then it form sulfur trioxide V2O5 की प्रेजेंस में as a catalyst, and this reaction becomes a very important in the contact process. ये contact process में काम आएगी। अब इसके ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए अगर हमें एग्जाम्पल देने पड़े तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये फेरिक आयन को फेरस में कन्वर्ट कर देता है और साथ में ही SO2 क्या करता है, MnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर देता है, Mn2+ बनाता है और खुद को SO2 की बजाय SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। जब फेरिक में SO2 डालते हैं तो ये खुद को तो सल्फेट ही बना रहा है मगर फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर रहा है। I have given the unbalanced reaction so that you can learn the main things. फेरिक को फेरस बना रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। पर मैंगनेट को मैंगनीज आयन बना रहा है, तो पर मैंगनेट में इसका +7 था, +7 से +2 हो गया, नंबर डिक्रीज हो गया। इसका स्ट्रक्चर और ओजोन का स्ट्रक्चर सेम टाइप, और बॉन्ड डबल और कोऑर्डिनेट हम दिखाते हैं, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। देन कम द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सिलेबस में, जैसे H2SO3 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। Sulfurous acid is H2SO3 which forms, there is OH, double bond O and a lone pair. Sulfurous is H2SO3. Then sulfuric acid. Sulfuric acid is H2SO4. Same structure में थोड़ा सा modification कर देते हैं बस, double bond O and double bond O. After that is peroxo. ओलियम वगैरह के स्ट्रक्चर भी करेंगे। peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड, peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड, and the formula of it is H2S2O8. how it is obtained, सेम बनाओ बिल्कुल जैसे अभी बना रहे थे। एक O से कॉमन कर दो, 2 O से कॉमन कर दो क्योंकि यहाँ पे S2O8 है, then there is OH, तो H2S2O8। अगर इसकी जगह हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ले लेते, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम भी कहते हो आप इसे, H2S2O7, so what it will form, सेम ऐसे ही बनाइए मगर एक ऑक्सीजन से बैलेंसिंग कर दी, एक ऑक्सीजन दिखाइए कॉमन इनमें। अब देखिए H2S2O7 which is also the structure called for oleum। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मेन प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन के लिए बाय यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसकी सबसे मेन रिएक्शन है SO2 + O2 गिव्स आउट SO3। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहला स्टेप, बर्निंग ऑफ सल्फर से पहले SO2 बनाइए, मतलब आपको पहले स्टेप में करनी है प्रिपरेशन ऑफ SO2। नाउ द सेकेंड स्टेप, SO2 की प्रिपरेशन के आपने कई मेथड्स अभी पढ़े ही थे। सेकेंड मेथड होता है SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना, एंड यू नो दैट द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। द रिएक्शन is having delta H is equal to negative, so Lee-Chatelier principle has to be followed for the mode production of this step. Then the third is SO3 is absorbed in H2SO4 and it will result in formation of oleum. Then the oleum is diluted with water and you will get a large amount of sulfuric acid. Desired concentration का large amount आप बना सकते हैं। Property sulfuric acid की, फर्स्ट है बेटा कलरलेस। कलरलेस है मगर डेंस ऑयली लिक्विड है, पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, डेंस ऑयली लिक्विड। मगर खास खास बात में क्या आएगा इसके, लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी, जल्दी से उड़ नहीं पाता है। तो अगर किसी मेटल के सॉल्ट के संग में इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ,
तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द मेटल सल्फेट अलोंग विद द HX। यहाँ पे X कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO3, कोई भी ऐसा। इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के लिए, वाटर में आसानी से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी दिखा रहा है ये। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चेरिंग। हमने पढ़ा था शुगर के ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं तो सारा का सारा वाटर अलग हो जाता है, एंड ब्लैक कार्बन, ये कार्बन बिल्कुल अलग हो जाएगा, एंड द वाटर इज टोटली रिमूव्ड और डिहाइड्रेटेड। अब लास्ट है इससे रिलेटेड, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर आप यूज कर रहे हो तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल और नॉन मेटल सभी पे काम कर रहा है। जैसे कॉपर पे भी इवन H2SO4 काम कर लेगा, जबकि H के नीचे है हमारा कॉपर। अगर ये हमने कैसा लिया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, फॉर्मिंग CuSO4, SO2 एंड वाटर। अलॉन्ग विद दिस अगर आप सल्फर पे ही करा रहे हैं, सल्फर पे आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर लें, देन अगेन इट विल फॉर्म ओनली SO2 प्लस वाटर। SO2 और वाटर हर रिएक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा। एंड इन द केस ऑफ कार्बन प्लस H2SO4 इट विल फॉर्म SO2। SO2 तो बनेगा ही, वाटर भी बनेगा ही, मगर कार्बन से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा। सो दिस इज द होल पार्ट of group 17 in revision.